नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मेरी गुजारिश कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक किया कीजिए। अगर आपकी कोई राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में दर्ज किया कीजिए। खबरों को आसानी से आपकी भाषा में आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी राय लगातार मुझे मिलती रहेगी, मिल रही है, लेकिन और बड़ी तादाद में मिलेगी। तो आपके मुताबिक कंटेंट को तैयार करने और उसको आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता रहूँगा। जो आज की खबर है वो बड़ी है। भारत की राजनीति के इतिहास में एक बड़े बदलाव का दिन है आज। पटना में एक बड़ा आयोजन था और यह आयोजन इस बात के लिए था कि नीतीश कुमार के युग के खात्मे के बाद जो नया युग शुरू होगा बिहार में, उसका अगुवा कौन होगा, यानी कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और बीजेपी जो पहले संकेत दे रही थी, जो संदेश मिल रहे थे दिल्ली और पटना से, वो सही साबित हुई और पहली बार बीजेपी ने कोई गच्छा नहीं दिया। जो अनुमान था, अनुमान के मुताबिक ही नतीजा रहा। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। जाहिर है कि एनडीए विधायक दल का नेता भी वही हैं, यानी कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। आज की तारीख यानी कि 14 अप्रैल 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक वो लकीर की तरह होगी जहां से एक अध्याय के खात्मे और दूसरे के शुरुआत का दिन है। आज नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को और कल शपथ ग्रहण है, यानी कि 15 अप्रैल 2026 को नई सरकार का। सम्राट चौधरी जिसके मुखिया होंगे और इस सरकार के भीतर यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं, अमित शाह, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री, इन सबका जमावड़ा होगा जेडीयू और एनडीए के बाकी दलों के नेताओं के साथ साथ। मामला ये एक मोटे जानकारी का रहा है। अब हम आते हैं कि बिहार में जो नई सरकार होगी सम्राट चौधरी के अगुवाई में, जिसको सम्राट सरकार भी कई जगहों पर कहा जा रहा है, उस सरकार के सामने नीतीश कुमार ने अभी तक जो कुछ किया है, नीतीश कुमार का बतौर राजनेता जो कद रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो भूमिका या इमेज रही है, वो ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहेगी सम्राट चौधरी उनकी सरकार के सामने। इसलिए यह जो स्थितियां अभी बन रही हैं, जो सर्वमान्य नेता की बात है, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं, कोई वोट दे या नहीं दे, लेकिन सभी तबके, सभी वर्ग के भीतर उनकी अपनी एक जगह है, उनका सम्मान है। विरोधी भी उनके खिलाफ बोलने से परहेज करते हैं। सबके बीच से एक लीडरशिप जो पनपती है और सभी तबकों से, सभी हलकों से, सभी पक्षों की तरफ से नेता के तौर पर स्वीकार किया जाता है, ऐसी स्वीकार्यता नीतीश कुमार ने बिहार और देश के भीतर भी बनाई और कमाई। यह चैलेंज सबसे पहले सम्राट चौधरी के सामने होगा, इस तरह का लीडर बनने का। दूसरा चैलेंज कानून व्यवस्था। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय जब से वो मुख्यमंत्री रहे तब से लेकर के अब तक, ये जो नई सरकार 2025 में बनी, यही बदलाव हुआ और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आया। और वो एक संकेत था कि अगर सरकार आती है बीजेपी की अगुवाई में तो सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। यह कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में 2005 से पहले के जो हालात थे उनसे कहीं बेहतर लगातार होती चली गई। आप यह कह सकते हैं कि वहाँ शराब माफिया है, बालू माफिया है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में नहीं रहा। अपराध कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सका। अपहरण की इंडस्ट्री या उद्योग जो पहले बिहार में चल रहा था वो नहीं है। तो अपराध रुके नहीं, लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों का भरोसा सरकार के भीतर, यह इकबाल जो है सरकार का, वो बुलंद हुआ। तीसरी बात, साफ छवि। नीतीश कुमार की इमेज बहुत ही ईमानदार नेता की रही है और यह लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले बहुत साफ सुथरे नेता हैं नीतीश कुमार। और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया, रखा और उस तरह से अपनी आदतों में, अपने पूरे संस्कार में, व्यवहार में बढ़ता भी। नीतीश कुमार होने का मतलब है कि एक साफ सुथरा ईमानदार नेता। समाजवाद सिर्फ विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आचार में भी उसको बरता है। इसलिए यह जो एक बहुत क्लीन इमेज है, यह भी चैलेंज है सम्राट चौधरी के सामने। सम्राट चौधरी की इमेज एक आक्रामक नेता की रही है और वो अभी भी नीतीश कुमार से कोसों दूर हैं। तो उनको नीतीश कुमार की इमेज के बराबर आने में बहुत मेहनत, मशक्क़त, एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी। और संतुलित विकास, बिहार का जो डेवलपमेंट हुआ
उस डेवलपमेंट के आंकड़ों को हम आगे देखेंगे, लेकिन विकास को लेकर के एक आदमी का नज़रिया होता है कि पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उस तरीके से एक जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है उसके रास्ते बिहार बढ़ता रहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और यह नीतीश कुमार का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है या उनकी जो ताकत है वो सम्राट चौधरी जो नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं उनके सामने चुनौती की तरह रहेगा। अब थोड़ा मैं आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं, और ये जो बिहार के विकास का जिक्र मैं कर रहा था, जिसके बारे में कहा कि इसके आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा, अब ज़रा देखिएगा। जब नीतीश कुमार आए 2005 में तो बिहार का जो कुल बजट था वो 26,000 करोड़ का था, और 2025-26 का जो बजट था वो 3,18,000 करोड़ का था। अगर आप इस लिहाज से देखें तो 12 गुना से ज़्यादा बिहार का बजट बढ़ा पिछले 20 वर्षों में। अब जो प्रति व्यक्ति आय होती है, एक आदमी साल में कितना कमाता है औसतन जो माना जाता है, वो 2005 में 8,000 रुपये था। बिहार का आदमी साल भर में औसतन 8,000 रुपये कमाता था। इसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, जो आज की तारीख में बिहार में 23-24 में 59,637 रुपये हो गए। अब वो 62,000 से ऊपर माने जा रही है जो आमदनी है। तो इसका मतलब ये है कि यह जो आप विकास देख रहे हैं ये ग्रेजुअल ग्रोथ है, और यहाँ रफ्तार भी उसकी आपको समझ में आ रही होगी। जीएसटी का जो कलेक्शन है आप देखिएगा, रिकॉर्ड कलेक्शन 43,000 करोड़ से ज़्यादा का किया है, और ग्रोथ रेट जो है वो 9% से अधिक का रहा है। तो यह विकास नीतीश कुमार की जो अगुवाई में हुआ है, इस तरह की रफ्तार रखने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की सरकार के ऊपर होगी। अब उन्होंने, मैंने कहा कि सभी वर्गों के भीतर नीतीश कुमार ने अपनी जगह बनाई और अपनी योजनाओं में, अपनी पॉलिसीज़ में सबकी बेहतरी की जगह खड़ा की, उनके बारे में सोचा। ये मुस्लिम तबका है जिसने कभी वोट नहीं दिया, या यूँ कहिए कि कम दिया उनको। 2010 में छोड़ दूं तो 2015 का चुनाव हो उसमें भी वोट कम मिले, हालांकि 4 विधायक उनके थे। 2020 में 11 कैंडिडेट मुस्लिम थे लेकिन जीते एक भी नहीं। और इस बार अगर मैं चैनपुर से जमा खान को छोड़ दूं, एक कैंडिडेट मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके जेडीयू के विधायक के तौर पर विधानसभा पहुंचा। यानी कि मुस्लिम जो पूरा समुदाय है वो नीतीश कुमार से 2015 के बाद से दूरी बनाता चला गया। बावजूद इसके नीतीश कुमार की सरकार ने उस तबके के लिए लगातार बेहतर काम किया है। एजुकेशन में मदरसा का उन्होंने आधुनिकीकरण किया, बजट बढ़ाया, मदरसे में पढ़ाने वाले जो मौलाना हैं, मौलानाओं का वेतन जो स्कूल के शिक्षक होते हैं उन शिक्षकों के वेतन के बराबर किया, ये दर्जा उन्होंने दिया। अब वक्फ की जो ज़मीन होती है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर नए मदरसे बनवाए जो खाली ज़मीनें थीं, अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल और छात्रावास बनवाए गए। यानी कि आपकी संपत्ति जो है कुछ लोगों की जायदाद ना, उनकी मिल्कियत ना हो, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए, उसकी बेहतरी के लिए उसका इस्तेमाल हो सके, यह सुनिश्चित किया नीतियों के ज़रिए नीतीश की सरकार ने। जो स्कॉलरशिप है और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात है। आप देखिए तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ये लगातार मुस्लिम बच्चों के लिए चलती रही है, और इससे उनके पढ़ने में, स्कूल में, उनके एडमिशन में लगातार आप तरक्की या बेहतरी देखेंगे, वो रेट आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब ये सुरक्षा है, जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान की घेराबंदी इन्होंने करवाई, सांप्रदायिक तनाव उससे कम हुआ। जो यह योजना बहुत चर्चित रही है, कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाना, और कब्रिस्तान जितने भी रहे उन सब की घेराबंदी नीतीश कुमार ने करवाई, ताकि वो ज़मीनें विवाद से परे रहें और बाकी ज़मीनों को लेकर के जो विवाद और टकराव हो रहे थे उनको रोका जा सके। तो यह पॉलिसी भी बहुत हद तक कामयाब रही और समाज में सद्भाव बनाने में इसकी भी एक बड़ी भूमिका रही। अब सिक्योरिटी और जस्टिस, जो सुरक्षा और न्याय की हम बात करते हैं, 1989 ये जहाँ भागलपुर दंगा हुआ था, भागलपुर दंगे में जो लोग मारे गए थे उसका इंसाफ उस 1989 से लेकर के 2005-06 तक की सरकारों के ज़रिए नहीं हुआ। जब 2005 में नीतीश कुमार आए तो उन्होंने वो मामले खुलवाए, और मामले खुलवाने के बाद सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद दोषियों को सज़ा दी गई। यह काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। हालांकि दंगा उनकी सरकार के तहत नहीं हुआ था, लेकिन एक जवाबदेह जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उस घटना को बड़ा माना कि देश राज्य के ऊपर एक बड़ा बदनुमा दाग है और इसमें जो लोग भी कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और वो उन्होंने उसको दिलवाया। अब ये जो भागलपुर दंगा है जिसका जिक्र मैंने किया, अब ज़रा आगे आते हैं।
नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है, मैं फिर से कहता हूँ, यह जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नीतीश कुमार वोट नहीं देने के बाद भी एक आश्वस्ति थे, एक सुरक्षा बोध थे कि नीतीश कुमार हैं। तलाकशुदा जो महिलाएं थीं, मुस्लिम महिलाएं, उन मुस्लिम महिलाओं की देख रेख के लिए, उनके भरण पोषण के लिए उन्होंने एक योजना चलाई, उनको पैसे देने की योजना। और यह योजना 25,000 रुपये तक गई। 25,000 रुपये वो देते थे, और मेरा अनुमान है कि इसको भी बढ़ाया गया 50,000 रुपये तक साल के। और ये हुनर योजना है, यानी कि मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं उनको हुनरमंद किया जाए, उनका स्किल जो है ना उसको डेवलप किया जाए। स्किल डेवलपमेंट के तहत मुस्लिम महिलाओं के हाथ में काम आए और काम के ज़रिए वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएँ, इसकी खातिर उन्होंने हुनर योजना की शुरुआत की। ये वो तबका है जो तबका नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है या वोट कम देता है। हज भवन पटना में आप जाके देखिए, शानदार आलीशान हज भवन का निर्माण हुआ है और वो आधुनिक सुविधाएं उसमें हैं, और हज यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था है उस हज भवन के भीतर। तो जो लोग बिहार से हज करने के लिए जाते हैं, हज भवन में ठहरते हैं, फिर वहाँ से वो हज के लिए रवाना होते हैं। इसी साल राजगीर में उन्होंने चिंतन शिविर लगाया और हज यात्रियों की सुरक्षा का इंतज़ाम, डिजिटल नवाचार, जहाँ जहाँ आप रहते हैं आपके लोकेशन की ट्रैकिंग करने की जो आधुनिक व्यवस्था है वह, और इमरजेंसी में आपको मदद कैसे दी जा सकती है, इन सब बातों पर जिक्र हुआ और इन सब बातों के समाधान के लिए रास्ते निकाले गए या बताए गए। अब आप देखिए कि शिक्षा और साक्षरता दर में कैसे बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में बहुत सारे बदलाव हुए। उन बदलाव में शिक्षा को लेकर के जो बदलाव है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं वो क्रांतिकारी रही हैं, और वो बदलाव, वो परिवर्तन आपको बिहार में नज़र आता है। आप आंकड़ा देखिएगा, नीतीश कुमार की सरकार जब 2005 में आई तो बिहार में साक्षरता दर थी 47% और वो 2011 में 61%, आज की तारीख में 75% या उससे आगे मानी जाती है। 47% से 75%, यानी कि लगभग 2 गुना तक साक्षरता दर पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने किया अपनी योजनाओं के जरिए। बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ें, उनकी दिलचस्पी पैदा करें, उनको प्रोत्साहन दें, उनको तरह तरह की सुविधाएं दें, उसके ज़रिए उनको स्कूल से जोड़ें, शिक्षा का स्तर बढ़ाएं और जो साक्षरता दर है उसमें इजाफा हो। अब देखिए, बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट्स आज की तारीख में 1 से 2% बच गया है। आप यह समझिए कि 2% स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, और पहले कभी वो बड़ी तादाद में, मतलब स्कूल से हर बच्चा लगभग 4 लाख में से ज़्यादातर बच्चे स्कूल से बाहर चले जाते थे कई कारणों से। ये आपको मैंने दिखाया। अब लड़कियों के लिए देखिए, साइकिल योजना और पोशाक योजना। इस साइकिल योजना और पोशाक योजना ने बिहार में इतना काम किया है कि बिहार के गांव अतरे में आप चले जाइएगा, आपको पगडंडी से साइकिल चलाती हुई स्कूल जाती हुई लड़की दिखाई पड़ जाती है। उसकी अपनी पोशाक है जो सरकार देती है, साइकिल है जो सरकार देती है। घरों में जाइएगा, आंगन में साइकिल खड़ी है और पोशाक है, इसका मतलब कि बच्ची घर में है और वो स्कूल जाती है। इस बात का सबूत है, प्रमाण है। पंचायत, ये जो बहुत ही युगांतकारी फैसला था नीतीश कुमार का, इसने बिहार में महिलाओं को बहुत सशक्त किया, उनको मजबूत किया है। उनके भीतर एक स्वाभिमान और आत्मसम्मान का बोध भरा है। यह था पंचायतों में 50% आरक्षण का, यानी कि आधी लड़ाई, आधी उम्मीदवार महिलाएं होंगी और आधे पुरुष होंगे। पहले वो मुखिया पति हुआ करते थे 2005 से आगे चलते हुए, यानी कि मेरी बीवी मुखिया है क्योंकि वो महिला की सीट है, लेकिन वो घर के भीतर है, वो घूंघट के अंदर है। मैं हूँ मुखिया पति और मैं ही सारा काम करता हूँ। लोग उनके पास जमते थे और वही अपनी तूती बुलवाते थे। लेकिन सारी शेखी जो है ना वो निकल गई, महिलाएं बाहर आईं, वही बीवी बाहर आई, पत्नी बाहर आई और कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे दायित्व मिला है, लोगों से मेरा सरोकार बनना चाहिए, और सीधे अब मैदान के भीतर आ गई। उन्होंने अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई है, और बिहार की महिलाओं में आप जाएंगे तो मुखर हैं, वो अपनी बात कहती हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं। यह जो ताकत आई, हौसला, वो नीतीश कुमार के इस फैसले से जो आज से 20 साल पहले उन्होंने लिया था। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बजट में ज़्यादा एलोकेट किया, 15 से 20% बजटरी एलोकेशन जो है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। हालांकि यह दोनों स्थितियां जो हैं अच्छी नहीं हैं। बिहार में शिक्षा का हाल और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति, यह दोनों खस्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरफ
नई सरकार को ध्यान देना होगा उसके सामने चैलेंज क्या है। उसके सामने है एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखना और पलायन रोकने के लिए कल कारखानों को लगाना। वहाँ रोज़गार पैदा होना चाहिए, तो पलायन के लिए लोग, रोज़गार के लिए लोग पलायन करते हैं, दवा के लिए लोग पलायन करते हैं, पढ़ाई के लिए लोग पलायन करते हैं। यह पलायन जिन कारणों से है, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और यह तीनों बिहार की नई सरकार के लिए पहली प्राथमिकताएं होंगी और इन पर ही उसको काम करना पड़ेगा। इस बार के चुनाव में मैं गांव अतरे कोने कोने तक गया हूं, तमाम देहात के हिस्सों में, और सब लोग कहते थे कि सड़क आ गई है, बिजली आ गई है, सब कुछ है, लेकिन बेटा जो है वो बाहर काम करता है। बेटा आया हुआ है तो कहता है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप हैं, लेकिन वहाँ जा कर के देह पीटना पड़ता है, इनके लिए पैसा बचा करके देना पड़ता है। यहीं हो जाए जुगाड़, यहीं हो मिल जाए काम तो बड़ा अच्छा है। और यह जो है एक दबाव है बड़ा बिहार की नई सरकार के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में जीत हुई थी तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जो कुछ भी कहा था उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि बिहार के लोगों ने मेरे कंधों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व दिया है और इसका बोध मुझे है। और वो दायित्व क्या है कि बिहार में कल कारखाने, रोज़गार पैदा करना, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य, इन दोनों को बहुत दुरुस्त करना, उनके स्तर को उठाना। ये जो है नीतीश कुमार के चलते है। लेकिन एक बड़ा फैसला जिसको लेकर के बार बार विवाद रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी इसके साथ समझौता नहीं किया। उनको हमेशा लगा कि मेरा यह फैसला जो हाशिए का समाज है, जो कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उसके लिए है, ज़रूरी है, समझौता नहीं किया। हालांकि बार बार कहा जाता रहा कि शराबबंदी होने के बाद भी बिहार में शराब मिलती है, बिकती है, कच्ची शराब बनाई जाती है, लोग पीते हैं, मरते हैं, बीमार होते हैं। यह सारी जो व्यवस्था है, यह शराबबंदी के फैसले पर सवाल खड़ा करती है, संगीन सवाल खड़ा करती है। इसलिए शराबबंदी को उठा लेना चाहिए, नीतीश कुमार ने नहीं उठाया। और इससे 8 से 10 हज़ार करोड़ हर साल का नुकसान माना जाता रहा, यानी कि 10 साल के भीतर 80,000 से लेकर के 1 लाख करोड़ तक का नुकसान बिहार को हुआ होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने शराबबंदी के फैसले से अपने आप को कभी भी आगे पीछे करने वाली हालत में नहीं दिखाया, यानी कि वो टस से मस नहीं हुए। अब नई सरकार आती है तो उसके सामने ये सवाल है कि वो नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ चलती है, नहीं चलती है। लेकिन हाँ, जब भी सर्वे हुए तो सभी सर्वे में गरीब तबके के 82% महिलाओं ने यह कहा कि हमारे घर में बरकत है। अब मेरा आदमी जो बाहर जा कर के शाम को मजदूरी करके, दिहाड़ी करके जो पैसा लेकर के आता था, वो दारू पी जाता था, अब मेरे घर में राशन आता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें आती हैं, बाकी ज़रूरी काम होता है। हमारे यहाँ शांति सुकून है। हाँ, सड़क पे चलते हुए जो लफड़ा होता था, जो मारपीट होती थी, जो अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती थी, उन स्थितियों को भी बिहार में आपने धीरे धीरे कम किया। तो उस तरह के हालात आपको बिहार में नहीं दिखते हैं। हाँ, शराबबंदी के बावजूद शराब मिलती है, कच्ची शराब बनती है, एक बड़ा सच यह है। अब नीतीश की सियासत जो है, एक फैक्टर जो बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार 10 साल के भीतर, 20 साल के भीतर अलबत्ता 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके, और वो लगातार पाला बदलते रहे। और पाला बदलने में एक बात का ख्याल रखा उन्होंने, और उसमें उन्होंने जीत हासिल की कि यह मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास रहे, और वो रही। तो 2010 में, 2005 में जब सरकार बनी और 2026 में जब वो जा रहे हैं, इस दौरान बीजेपी से आरजेडी, आरजेडी से बीजेपी, फिर बीजेपी से आरजेडी, इस तरह से करते रहे। 15 में वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, 17 में फिर बीजेपी के साथ आ गए, 20 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, 22 में आरजेडी के साथ आ गए, 24 में फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। मगर नीतीश कुमार ने, आप उनकी खूबी समझिए कि नीतीश कुमार ने बार बार पाला बदला, बावजूद इसके नीतीश कुमार की इमेज को लेकर के बहुत सवाल खड़ा नहीं हुए। उनको पलटू राम लोग कहते रहे, कब क्या कहेंगे, कब बदल जाएंगे, इस बात को लेकर के कोई भी आदमी आश्वस्त नहीं है, यह सब कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो इमेज रही है, उसकी सर्वमान्यता कभी खत्म हुई ही नहीं। कुछ तो है नीतीश कुमार में, यह बात है। और ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि ये 2010 की तस्वीर है, लुधियाना पंजाब का। आपको याद होगा 2009 में लोकसभा चुनाव में एनडीए हार गया था, लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में चुनाव हुए थे, और एनडीए के हार के बाद 2010 में लुधियाना में, पंजाब जो लुधियाना शहर है, वहाँ ये रैली हुई थी और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के हवा में लहरा दिया था। उस तस्वीर को लेकर के बहुत चर्चा हुई मीडिया में। 2010 में जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक पटना में हो रही थी तो नीतीश कुमार की ओर से दावत दी गई थी, और दावत से पहले अखबारों में विज्ञापन छप गया। उस विज्ञापन में यह तस्वीर छप गई थी,
और यह भी कि बिहार में जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में गुजरात की सरकार, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक बड़ी रकम सहायता के तौर पर दी थी। इन दोनों बातों पर नीतीश कुमार नाराज़ इतने हुए कि उन्होंने उस पूरी दावत को रद्द कर दिया और वो पैसा जो गुजरात सरकार का था उसको भिजवा दिया। वही नीतीश कुमार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी मंच पर खड़ा होने में, हाथ मिलाने में, उनके बगल में बैठ करके बतियाने में गुरेज नहीं करते रहे, बल्कि एक दफ़ा 2019 के चुनावों के बाद मुझे याद है कि दिल्ली में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की तरह का प्रधानमंत्री तो हो ही नहीं सकता है, बहुत सशक्त प्रधानमंत्री हैं। तो यह जो बार बार बदलाव रहा शायद इसलिए भी है कि नीतीश कुमार खुद को सत्ता में रखना चाहते थे, सत्ता हासिल करने के ज़रिए या सत्ता हासिल करने के बाद उसको एक औजार के तौर पर बिहार की बेहतरी, उसके विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सारे दांव चले। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये कहिए कि नीतीश कुमार ने 20 साल के भीतर क्या काम किया है, तो नीतीश कुमार ने 2005 में जो बिहार अपने हाथ में लिया, उस बिहार को आज जहाँ पहुँचाया है उसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे टकराहट या टकराव आपको दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3-4 बातें बहुत साफ हैं कि बिहार को तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ाया है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को नीतीश कुमार ने नियंत्रण में रखा है। बिहार की इमेज को लेकर के जो पहले एक हंसने वाली और ये बिहारी इधर आ वाली थी, उस इमेज को नीतीश कुमार के आने के बाद से धक्का पहुंचा, वो धुल गई और बिहारी एक गर्व करने वाला कोशंट हो गया। तो यह जो पूरा का पूरा इमेज है बिहार का, उसको गढ़ने में, तैयार करने में, उसको पालने में, पोसने में, बढ़ाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। नीतीश कुमार आपके लीडर हैं, यही बात इसकी गारंटी है कि आप एक ऐसे लीडर की अगुवाई वाली सरकार के राज्य में रहते हैं जिसके बारे में एक बेहतर राय तो रखी जा रही है। यह सारी बातें ही नई सरकार जो है सम्राट चौधरी की, उसके सामने बड़ी चुनौती की तरफ, यहाँ अपोजिशन जो है वो बहुत बड़ा खतरा नहीं है, विपक्ष कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सम्राट चौधरी की सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो नीतीश कुमार की अपनी इमेज, उनकी सरकार के ज़रिए 20 साल में किए गए काम और बिहार के भीतर जो अभी चुनौतियां हैं काम करने के मोर्चे पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सारे बड़े चैलेंज हैं और वो आजमाएंगे नई सरकार को और नए मुख्यमंत्री को भी। तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बहुत सोच समझ करके कमान तो दे दी है, लेकिन बिहार जैसी पिच पर खेलना और खेल करके जो पहले पारी रही है उसके स्कोर को आगे ले जाना, उस स्कोर से आगे अपने आप को ले जाना और जीत हासिल करके अपनी पीठ थपथपवाना, यह आसान काम नहीं होगा। ये एक भगीरथ प्रयास की मांग कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब मुझे आप दीजिए विदा। इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन मैं फिर जाते जाते आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी अपनी कोई राय है, कोई मंतव्य है या कोई सलाह है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दर्ज किया कीजिए। नमस्कार।